नमस्कार, अमर उजाला बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभम शंकधर और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम बोनस पॉइंट। तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए, चर्चा के लिए द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये ऑन द शो, जहां आपको पता चलेगा आज कौन सी खबरें इस बुलेटिन में शामिल की गई हैं। पहली खबर पंचायतों के ऑडिट से जुड़ी है। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कैग से ऑडिट का समर्थन किया है। कहा इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, पंचायतों का कैग ऑडिट होगा। उज्ज्वला योजना पर कैंची चली है। सब्सिडी वाले सिलेंडर पहले 9 थे, अब घटकर 4 रह गए। पश्चिम एशिया संकट का असर अब घरों तक आ गया। बैंकों को राहत, डिपॉजिट की ग्रोथ शानदार रही। शेयर बाजार में अनिश्चितता बढ़ी तो निवेशक टर्म डिपॉजिट की तरफ बढ़ गए, बैंकों में एफडी कराने लगे और इससे बैंकों को थोड़ी राहत मिल गई, चैन की सांस मिल गई। इसके बाद क्या गोल्ड पर और सख्ती होगी? ऐसा इसलिए, संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि सरकार ने बैंकों से गोल्ड लोन से जुड़ी तमाम जानकारी मांगी है। लोन से लेकर ग्राहकों का आंकड़ा तक सब कुछ देना होगा। तो अगर आपने कोई गोल्ड लोन ले रखा है तो शायद आने वाले दिनों में आपकी बैंक ब्रांच आपको अतिरिक्त जानकारी के लिए फोन कर सकती है, अगर वो जानकारी लोन देते वक्त नहीं ली गई होगी तब। भारत यूएस डील पर अपडेट। सेक्शन 301 पर बात नहीं बन रही, बड़ी रुकावट बनकर सामने आ गई है। जांच पूरी होने तक डील नहीं होगी फाइनल। यूएस ईरान डील पर क्या अपडेट है? ट्रंप ने कहा है कि बेहतर और मजबूत डील की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अगले 2 से 3 दिनों में डील हो सकती है। ब्लॉकेड की वजह से ईरान मजबूर हुआ है, ऐसा ट्रंप का दावा है। और इन सबसे पहले एक खबर एजुकेशन लोन से जुड़ी है। बुलेटिन की शुरुआत चलिए वहीं से करते हैं। बिना सिक्योरिटी एजुकेशन लोन के लिए चलाई जा रही क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत दिए जाने वाले कवर को सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है। इस स्कीम के तहत 7.5 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाता है। अगर कवर बढ़ता है तो बैंक 7.5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के दे सकेंगे। सर, जिस कदम पर सरकार विचार कर रही है क्या है और इसका फायदा क्या होगा? नंबर का इंतजार है कि 7.5 लाख रुपए से सरकार इसे बढ़ाकर 10 लाख या 11 लाख कितना करती है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शिक्षा के लिए लोन लेने के बदले आपको कोई जमानत, कोई गारंटी, कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है। इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो लोन की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, शिक्षा की कॉस्ट बढ़ रही है और जो कर्ज लेकर जो बच्चे पढ़ते हैं भारत में या भारत से बाहर, उनके लिए बगैर जमानत के ज़्यादा कर्ज लेना संभव होगा और थोड़ा इंक्लूजन भी बढ़ेगा। बहुत सारे बड़े कोर्सेज जो इस लोन के दायरे में नहीं आते, जिनकी फ़ीस देनी पड़ती है, वो इसके दायरे में आ जाएंगे। देखना होगा सरकार को कि वो बैंकों को किस तरीके की क्रेडिट गारंटी अवेलेबल कराती है और इसका नंबर क्या आता है, 7.5 लाख से बढ़ाकर इसे कितना किया जाता है। सरकार के भीतर पंचायतों को दिए जाने वाले फंड की कैग से ऑडिटिंग की बात होने लगी है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने पंचायती राज संस्थानों को दिए जाने वाले फंड की कैग से ऑडिट कराने का समर्थन किया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार का मानना है कि कैग की ऑडिटिंग से पंचायत स्तर पर पारदर्शिता बढ़ेगी, साथ में जमीनी स्तर पर ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा। सर, मौजूदा ऑडिटिंग की जो व्यवस्था है क्या है और नई व्यवस्था कैसे काम करेगी? ऑडिट अभी भी होता है लोकल बॉडीज़ का, पंचायत संस्थाओं का या आपके नगर निगमों का, लेकिन इसके लिए जो प्राइमरी ऑडिट होता है, जो PRIs जिनको पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, या अर्बन लोकल बॉडीज़ जिनको ULBs कहते हैं तकनीकी भाषा में, उनके लिए एक स्टेट लेवल ऑडिट, लोकल फंड ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, DLFA और ELFA जिनको कहा जाता है। ये टेक्निकल गाइडेंस में और CAG के दिशा निर्देशों के तहत लोकल बॉडीज़ का ऑडिट करते हैं। यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG जिसको क्या कहते हैं, वो सीधे ऑडिट नहीं करता इन संस्थाओं का। ये जो संस्थाएं बीच में होती हैं, इनको वो दिशा निर्देश देता है। CAG इनके लिए नियम तय करता है, उन नियमों और व्यवस्थाओं के तहत इनका ऑडिट किया जाता है। CAG कभी कभार टेस्ट ऑडिट करता रहता है परफॉर्मेंस के लिए। ये पूरा मामला कहाँ से आया? 11th फाइनेंस कमीशन ने, 11वें वित्त आयोग ने इस बात की सिफारिश की थी कि अब
जो निचली संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाएं और नगर निगम, जिन्हें केंद्र सरकार से फंड मिलते हैं, आपको पता होगा कि वित्त आयोग की व्यवस्था के तहत सीधे इन बॉडीज़ को ग्रांट दी जाती है, फंड दी जाती है, तो उनके अकाउंट्स का ऑडिट सीएजी के जरिए किया जाना चाहिए। ये इस बात को मुख्य आर्थिक सलाहकार ने भी समर्थन दिया है। तो अब शायद इस तरीके की संभावना है कि आने वाले दिनों में आर्टिकल 243J और 243Z के तहत सरकार एक आदेश जारी करेगी जिसमें सीएजी अब सीधे इन संस्थाओं का ऑडिट कर सकेगा, और इससे आपको देश को ये पता चलेगा ऑडिट की पारदर्शिता से कि ये संस्थाएं जो निचले स्तर पर जो आम लोगों के जीवन से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, उनको जो सुविधाएं चाहिए दैनिक स्तर पर जहां से मिलती हैं, उनके कामकाज में पारदर्शिता की उम्मीद दिखाई देगी और सीएजी के लिए एक नया काम और नई जिम्मेदारी होगी। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थियों को सालाना दिए जाने वाले सिलेंडर के कोटा में कटौती की है। योजना मई 2016 में लॉन्च हुई थी। तब सब्सिडी पर सालाना 12 सिलेंडर दिए जाते थे। इसके बाद इन सिलेंडर्स की संख्या 9 की गई और अब 4 कर दी गई है। पश्चिम एशिया संकट की वजह से एलपीजी इंपोर्ट को लेकर बढ़ी चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। सर, कितनी अंडर रिकवरी है जो ये सिलेंडर काटने पड़े? सब्सिडी का गणित क्या है? देखिए, उज्ज्वला स्कीम वैसे शुरुआती रूप से सफल स्कीम थी, पर आप इसे दूसरी तरफ से देखें तो भारत ने कितने ग्रामीण इलाकों के भोजन की रसोई को आयातित सब्सिडी से बांध दिया था, आयातित एलपीजी से बांध दिया था। एक ऐसा ईंधन जिसका 70% हिस्सा 60 से 70% हिस्सा भारत आयात करता है, उस पर आधारित ये स्कीम थी और क्रमशः इसमें कटौती की नौबत आई क्योंकि बाकी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। ताजी बढ़ोतरी पिछले हफ्ते हुई है। अगर 2025-26 के बजट को देखें तो उज्ज्वला योजना पे 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का अमाउंट रखा गया था, जिसमें 300 रुपये पर सिलेंडर की सब्सिडी दी जाती है। लेकिन अब कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि सब्सिडी का ये अमाउंट बढ़ेगा, और चूंकि आईओसी, बीपीसीएल और जो बाकी कंपनियां हैं जो एलपीजी सस्ती बेच रही हैं, लागत से कम कीमत पर बेच रही हैं, उनके लिए अभी 30,000 करोड़ का एक और सहायता पैकेज सरकार ने मंजूर किया है अंडर रिकवरीज को लेकर, जो पिछली अंडर रिकवरीज थी उनको लेकर। ऐसी स्थिति में उज्ज्वला की कटौती स्वाभाविक है। तो धीमे धीमे उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले रिफिल सिलेंडर्स की संख्या ग्रामीण इलाकों में कम होती जाएगी। बीच में तो सरकार ने केरोसिन का कोटा भी बढ़ाया था राज्यों का कि एलपीजी की शॉर्टेज को दूर करने के लिए। जहां तक अभी इस समय जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के आंकड़ों के हिसाब से अंडर रिकवरी की बात है, 14 किलो 14.5 किलो का जो सिलेंडर आता है, 14.2 किलो का एग्जैक्टली, उस पर 650 रुपये की अभी भी अंडर रिकवरी यानी लागत से कम कीमत पर ऑयल कंपनियां इसे बेच रही हैं। और इस वजह से पूरी एलपीजी सब्सिडी के ढांचे में बदलाव हो रहा है और इसका असर हमें उज्ज्वला योजना पर दिखाई दे रहा है। इसका थोड़े समय बाद इससे हमें रूरल इलाके में जो ईंधन का पूरा प्रयोग है जो पिछले दिनों में हुआ था और लोगों को धुएं से मुक्ति दी गई थी, उस पर थोड़ा असर दिखाई देगा। अभी वास्तविक आंकड़ा कितना होगा इस कटौती के बाद उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी का, वो सरकार आने वाले दिनों में स्पष्ट करेगी। शेयर बाजार में बढ़ी अनिश्चितता की वजह से निवेशक अब अपना पैसा फिर से बैंक के फिक्स डिपॉजिट की तरफ मोड़ रहे हैं, जिस वजह से बैंकों के डिपॉजिट में जोरदार उछाल देखने को मिला है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मई के पहले पखवाड़े में बैंकों के कुल डिपॉजिट में 12% से ज़्यादा ग्रोथ दर्ज की गई है। कुल डिपॉजिट की हिस्सेदारी 256 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गई है और इस डिपॉजिट में 225 लाख करोड़ रुपए एफडी के हैं। सर, बैंकों के लिए ये कितना शुभ संकेत है? दोनों तरफ से आप देख सकते हैं, शेयर बाजार के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि अगर इसको आप सिप की संख्या में कमी, सिप में बढ़ोतरी का की जो रफ्तार है उसको धीमे होने से जोड़ें तो आपको ये दिखेगा कि स्टॉक मार्केट और बाकी जगह जहां निवेश जा रहा था, बाजार में बेहतर रिटर्न नहीं होने के कारण निवेश बैंकों की तरफ लौट रहा है। बैंकों के लिए क्रेडिट बढ़ाने के दबाव और लिक्विडिटी के दबाव की स्थिति में ये बेहतर स्थिति दिखती है, लेकिन लंबे समय में इसे सस्टेन नहीं किया जा सकता। जो आंकड़े आए हैं पहले पखवाड़े के, उन आंकड़ों में एक दिलचस्प चीज़ ये दिखाई दी है कि टर्म डिपॉजिट कासा से ज़्यादा बेहतर बढ़े हैं, यानी लोग अब वो 5-6%, 7% का जो रिटर्न उन्हें मिल जाता है एफडी में, एक साल से कम महीने की, एक से कुछ महीने की कम की एफडी में, उसमें लोग अपनी बचत बढ़ा रहे हैं और ये फंड ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट से निकल रहे हैं। गोल्ड ETF पर भी सख्ती शुरू हो गई है तो वहाँ से भी पैसा निकलना शुरू हो रहा है। हालांकि बैंकों के लिए राहत की बात है, लेकिन अगर आप पूरी तस्वीर देखें, जो कि अभी स्पष्ट होगी महीने के आखिर में जब आंकड़े आएंगे जून के, अगर देखें तो अभी भी क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में जो संतुलन है वो बना हुआ है। बैंकों का क्रेडिट
ज़्यादा तेज रफ्तार से है, डिपॉजिट्स का दबाव बना हुआ है, बैंकों के पास लिक्विडिटी का संकट बराबर है, जिसे हम बराबर अलग अलग कार्यक्रमों में आपको बताते रहें। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट दिख रहा है। अगर शेयर बाजार में यही स्थिति रहती है, बड़ी रिकवरी नहीं आती है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, तो बैंकों को इस पैसे को रोकने में मदद मिलेगी लंबे समय के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि महंगाई की परिस्थिति को देखते हुए आरबीआई ब्याज दरों में थोड़ी बढ़ोतरी करेगा, और वो ऐसा होता है तो डिपॉजिट रेट्स वापस बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो डिपॉजिट रेट्स में कमी का जो एक साइकिल हमने करीब 1 साल के लिए देखा, 1.5 साल के लिए देखा, जब रेपो रेट में कमी हुई थी, वो अब वापस लौटता दिख रहा है और शेयर बाजार से वापस बैंक एफडी में गति बढ़ती दिखाई दे रही है। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि 2023 से लेकर अब तक गोल्ड लोन से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। बैंकों से कहा गया है कि दिए गए गोल्ड लोन के साथ ग्राहकों की संख्या, इंटरनेशनल गोल्ड सप्लायर्स और पोर्टफोलियो के आकार की जानकारी उपलब्ध कराएं। सरकार के इस कदम को लेकर बाजार में चर्चा है कि गोल्ड लोन को लेकर सरकार की तरफ से कुछ सख्ती बढ़ सकती है। सर, ये जानकारी क्यों मांगी गई है, क्या पक रहा है इसके भीतर? इस खबर में आप कई महत्वपूर्ण तथ्य सूंघ सकते हैं जो सूचना निकल कर आई है और जिसे बैंकिंग और बाजार समझने की कोशिश कर रहा है। डिपार्टमेंट वित्त मंत्रालय 2 चीज़ें जानना चाहता है। पहली चीज़ तो ये जानना चाहता है कि बैंकों का बिल्टअप कितना है गोल्ड लोन के कारण, और गोल्ड लोन के मामले में पिछले 1 साल के अंदर गोल्ड लोन ने होम लोन को, कार लोन को और पर्सनल लोन तीनों को पीछे छोड़ दिया है। भारत में जो गोल्ड लोन की ग्रोथ रेट पिछले 1 साल के अंदर रही है। तो पहली चीज़ तो ये कि जैसे जैसे गोल्ड की कीमत गिरती है, तेज उतार चढ़ाव होता है, बैंकों के लिए चुनौती बढ़ती है, क्योंकि उनके पास जो अंडरलाइंग एसेट है, जो मुख्य जमानत की एसेट है, उसकी कीमत अगर घटती है और पिछली पुरानी कीमत पर महंगा लोन दिया गया है तो बैंकों के लिए चुनौती बढ़ती है। तो ये समझने की कोशिश इस सूचना के जरिए की जा रही है कि गोल्ड क्रेडिट का बिल्टअप कितना बड़ा है और कितना और जोखिम क्या है। इसके अलावा रेगुलेटरी और कंप्लायंस को लेकर अभी भी तमाम सवाल हैं। हालांकि आरबीआई लगातार पिछले 2 साल से गोल्ड लोन की व्यवस्था सख्त कर रहा है, बदल रहा है, लोन टू वैल्यू नियम बदलता है, लेकिन उसके बाद भी कई सारी जो चुनौतियां हैं पारदर्शिता को लेकर वो बनी हुई हैं। और तीसरी चीज़ जो संकेत मिल रहे हैं कि सरकार ये समझना चाहती है कि जो कोलेट्रल हैं उनकी क्वालिटी क्या है, क्यों लोग इतना सोना लेकर बाहर आ रहे हैं और उसके बदले लोन ले रहे हैं, इसके पीछे की परिस्थिति क्या है। इसमें बड़ी स्थिति इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की है, लोगों के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो अपने ज़रूरी खर्चों के लिए गोल्ड के बदले लोन ले रहे हैं, जो सबसे आसान लोन है। तो अब बदलाव क्या हो सकते हैं? बदलाव ये है कि क्या वित्त मंत्रालय एक नया ऐसा निर्देश जारी करेगा जिसमें कि जो स्ट्रेस अकाउंट हैं उनको तय करने की प्रक्रिया तय की जाए, उनकी जो एवरग्रीनिंग होती है, एवरग्रीनिंग की प्रक्रिया के तहत उनको नए सिरे से पुनर्गठित किया जाता, उसे बदला जाए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कीमतें घट रही हैं तो लोन अकाउंट्स को कैसे ऑपरेट किया जाए अगर गोल्ड की कीमत घटती है। ये महत्वपूर्ण बात है और इसीलिए बाजार महसूस कर रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ नए कदम गोल्ड लोन को लेकर केंद्र सरकार और आरबीआई की तरफ से मिलकर उठाए जा सकते हैं। अप्रवासी भारतीयों की तरफ से विदेशी मुद्रा में जमा कराए गए टर्म डिपॉजिट यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट पर रिजर्व बैंक डॉलर रुपी फॉरेक्स स्वैप की सुविधा शुरू कर रही है। रुपए को सहारा देने के मकसद से विदेशी कैपिटल को आकर्षित करने के लिए रिजर्व बैंक ये कदम उठा रहा है। सर, ये वो तमाम कदम जो उठाए गए थे उसमें एक ये कदम भी था। क्या है ये विंडो स्वैपिंग और अप्रवासी भारतीयों के निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या प्लान है ये रिजर्व बैंक का? शुभम, जिस दिन सरकार ने बॉन्ड का पैकेज डिक्लेयर किया था, केंद्र सरकार की तरफ से एलटीसीजी में कमी की गई थी और रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति में बीते सप्ताह जब ये घोषित किया था कि वो एफएआर रूट से बॉन्ड्स में निवेश की इजाज़त देगी, उसी दौरान ये फैसला किया गया था कि बैंक्स जो विदेशी मुद्रा खाते चलाते हैं, जिनको FCNR B अकाउंट कहा जाता है, जो 3 से 5 साल के टेनोर के होते हैं, उसमें जो हेजिंग का रिस्क है, क्योंकि करेंसी गिर रही है, रुपया कल भी गिरा, फिर ढलान की तरफ है, उस गिरावट का नुकसान कवर करने के लिए आरबीआई बैंकों को मदद देगा। कोशिश ये है कि अगर वो हेजिंग का रिस्क कवर हो जाएगा तो बैंक इस जमा पर ज़्यादा ब्याज ऑफर कर सकेंगे और उस ज़्यादा ब्याज के बदले विदेशी अनिवासी भारतीय जो विदेश में रहने वाले भारतीय हैं वो अपना पैसा इन अकाउंट्स में बेहतर ढंग से रख सकेंगे और ज़्यादा फ्लो हो सकेगा। तो बैंक, ऐसा संकेत है कि बैंक अपने जो FCNR B डिपॉजिट्स हैं जो उनके पास जमा हैं उन पर ब्याज दरों को करीब 150 से 200 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाना चाहते हैं, यानी 1.5 से 2% तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे कि वो डोमेस्टिक रूपी टर्म डिपॉजिट के बराबर आ जाएं। जो परिस्थिति अभी दिखाई दे है जो
6% के आसपास जो एफडी का रेट है उसके आसपास आ जाएं। और चूंकि एफसीएनआर में डॉलर डिपॉजिट अभी करीब 2.9 से 3.5% के आसपास का ब्याज मिलता है, 3.55% के आसपास मिलता है 3 से 5 साल की जमा पर, इसे बढ़ाकर 6% तक, 6 से 6.5% तक ले जाने की बात है। लेकिन ऐसा करने के लिए बैंकों को जो डॉलर में नुकसान होगा रुपए की कमजोरी का, उसको कैसे कवर किया जाए। तो आरबीआई ने इस कवरेज के लिए अपनी तरफ से एक विंडो खोली है। स्वैप विंडो के तहत उस नुकसान की वापसी बैंकों को की जाएगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब जब बैंकों की एफसीएनआरबी को मैनेज करने की कॉस्ट कम हो जाएगी तो और ज़्यादा आगे बढ़कर डॉलर ला सकेंगे। मार्च तिमाही के दौरान देश का चालू खाता सरप्लस में रहा है। रिजर्व बैंक के मुताबिक मार्च तिमाही के दौरान चालू खाते का सरप्लस 7.1 अरब डॉलर दर्ज किया गया। हालांकि इन आंकड़ों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 का चालू खाते घाटे में, पूरा चालू खाता जो था वो घाटे में रहा था और रिजर्व बैंक ने मार्च तिमाही में चालू खाते को सरप्लस में बताया है। सर, क्या है, कैसे इस आंकड़े को समझें? ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। पिछले साल भी इसी तरीके से लास्ट क्वार्टर में आया था, इसे समझना जरूरी है। 2000 जो चौथी तिमाही का आंकड़ा हमारे सामने खुला हुआ है उसमें करंट अकाउंट सरप्लस करीब 7.1 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो जीडीपी के 0.7% के आसपास है। जो पिछले साल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये पिछली साल की चौथी तिमाही के हिसाब से कम है। लेकिन ये आंकड़ा, ये हेडलाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ी भ्रम वाली है, क्योंकि भारत का जो पूरा करंट अकाउंट डेफिसिट है 2026 में वो 25 बिलियन डॉलर, 25.2 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो 0.6% जीडीपी के आसपास है, जो पिछले साल की तुलना में ज़्यादा है। तो ये जो सरप्लस हमको बनता अभी दिखाई दे रहा है, ये दो चीज़ों से बना है। एक तो ये कि जो सरप्लस है उसमें इनविजिबल्स की एंट्री हो गई। इनविजिबल्स में वो रेमिटेंसेस हैं जो बाहर से आते हैं, उनको शामिल किया गया है। और दूसरा, जो नेट रिसीट सर्विसेज से आई हैं वो बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके बदले अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखें इसी दौरान भारत का, तो वो ज़बरदस्त ढंग से बढ़ा है। जो मर्चेंडाइज और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का, उसमें बड़ी बढ़ोतरी हुई है। चौथी तिमाही का ट्रेड डेफिसिट करीब 83.4 बिलियन डॉलर रहा है। तो ये ट्रेड डेफिसिट इसके पीछे वास्तव में छिपा हुआ है। तो ये जो सरप्लस की हेडलाइन हमें दिखाई दे रही है, गुड्स में बड़ा होल है, लेकिन इनविजिबल से इसे, जो रेमिटेंसेस थे, उसे भरने की कोशिश की गई है। तो अगर आप पूरे साल का ढांचा देखें तो पूरे साल में करंट अकाउंट डेफिसिट दबाव पर है। और अब चूंकि अगली तिमाही के आंकड़े पर सबकी निगाहें होंगी, जब रुपए में गिरावट का, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर हमें और ज़्यादा इस पर दिखाई देगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील में अमेरिका का सेक्शन 301 बड़ी रुकावट बना हुआ है। भारत ने अमेरिका को कहा है कि ट्रेड डील तभी फाइनल होगी जब सेक्शन 301 के तहत चल रही जांच खत्म हो जाएगी। सरकार ने अमेरिका से ये भरोसा भी मांगा है कि भविष्य में भारतीय व्यापार को लेकर किसी तरीके की जांच नहीं करेगा। क्या सर ये सबसे बड़ी रुकावट बन गई, मतलब होते होते डील अब यहाँ अटक गई? 301 की जांच हमें लग रहा था कि ये किसी न किसी तरह से बीच में बाधा बनेगी, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो डील का सीक्वेंस था, जो क्रम था, जिस क्रम में इसको लिया जाना था, वो क्रम टूटता हुआ दिख रहा है। तो जब तक कि इंटरिम डील से पहले ये जो 301 की जांच का फेज़ है ये पूरा नहीं हो जाता, तब तक भारत अपने स्तर पर इस डील पर आगे नहीं बढ़ना चाहता है, ऐसा संकेत किया गया है। अच्छा, चूंकि 301 में शुरू 2 केस बने हैं भारत के ऊपर। एक तो फोर्स लेबर का केस है जो बाकी यूरोप पर भी बना है, और दूसरा एक्सेस कैपेसिटी का है कि भारत ने अपनी क्षमता ज़्यादा बढ़ा रखी है उत्पादन की, जिस वजह से माल सस्ता होता है और उसकी अमेरिका के बाजार में डंपिंग की जाती है, खासतौर से सोलर सेल को लेकर। इसके बदले 12.5% का अतिरिक्त टैरिफ आना है। ऐसी स्थिति में भारत ने इस जांच को, और ये बिल्कुल तुरंत उससे पहले आई थी, इस गति को थोड़ा धीमा कर दिया है। दूसरा ये है कि कई सारे ओवरलैपिंग टैरिफ का इश्यूज भी है इस जांच की स्थिति में। तो अब ये डील जिसको तत्काल साइन होना था, दोनों पक्ष कह रहे थे कि 90% तक सहमति बन गई है इंटरिम डील पर। अब ऐसा लगता है कि ये कुछ समय के लिए और टलेगी, और अगले राउंड की बातचीत के बाद और जाँच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसे साइन किया जाएगा। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन को वहां की कोर्ट से एक और झटका लगा है। कोर्ट ने H-1B वीज़ा के लिए ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाई गई $1 लाख की फीस के फैसले को रद्द कर दिया। इस फैसले को कोर्ट ने गैरकानूनी बताया। उधर ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी वीज़ा के लिए एक अन्य फीस शुरू की है। वीज़ा को जल्द प्रोसेस कराना हो, इंटरव्यू जल्दी कराना हो तो $750 वसूले जा सकते हैं।
कोर्ट के सर इस फैसले का असर क्या होगा और ट्रंप प्रशासन आगे क्या कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला है। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जो $1 लाख की फीस है ये अनलॉफुल टैक्स है, एक तरीके का गैर कानूनी टैक्स है, और ट्रंप प्रशासन पर के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो इसे लगा सके, और खासतौर से राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए। तो ये लिटिगेशन में, ये भी एक फैसला डोनाल्ड ट्रंप का लिटिगेशन में चला गया है। अभी तो ये फीस लागू है, प्रभावी है, लोगों को देना पड़ रहा है। भारत के तमाम ऐसे देश जो H1B वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो इसमें थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं, लेकिन तत्काल इम्पैक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये H1B लॉटरी के जरिए होता है और लॉटरी में पहले शामिल होना जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि ट्रंप प्रशासन के पास अभी अपील का समय है, तो वो इसे इससा ऊपर के कोर्ट में इस पर अपील भी कर सकते हैं और फास्ट ट्रैक भी करा सकते हैं, और ये चुनौती के बाद हो सकता है ये फैसला ऊपर के कोर्ट में, जो निचले कोर्ट का फैसला है, उसे रोक दिया जाए। तो इसलिए जो भी भारत से कर्मचारी या भारत जैसे देशों से प्रोफेशनल बुलाने वाले लोग हैं, वो अभी इस पर अनिश्चितता छंटने का इंतजार करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अच्छी और मजबूत डील होने के बहुत करीब हैं वे। ट्रंप ने बताया कि होर्मुज के बाहर अमेरिका की तरफ से किए गए ब्लॉकेड की वजह से ईरान डील करने के लिए मजबूर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लॉकेड ने हमले से ज़्यादा असर डाला है। ट्रंप के इस बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट लौटी है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर अब $92 के करीब आ गया है। क्या संभावना लग रही है अब? जो संकेत हमें मिल रहे हैं, क्योंकि कल काफ़ी कुछ हुआ, पिछले 24 घंटे में पहले ईरान और इजराइल के बीच में एक दूसरे पर हमले हुए, फिर अचानक दोनों पक्षों ने घोषणा कर दी कि अब हम कोई हमला नहीं करेंगे, सीज़ फायर वापस लौट आया। इजराइल ने लेबनान पर भी हमले रोके जब ट्रंप ने कल दखल दिया। उसके बाद ट्रंप का ये बयान आया कि 3-4 दिन में डील हो सकती है। डील लगभग किनारे है, वही हम आपको बार बता रहे हैं कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो भरोसे की कमी है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो बार बार आड़े आती है। तो अब जो ब्रॉड कंटूर्स उभरते दिखाई दे रहे हैं इस संधि के, वो जो छनकर आ रही है, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि एक तो तेहरान जो अपना इनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल है उसे छोड़ने को तैयार हो गया है, जो अमेरिका की सेंट्रल केंद्रीय डिमांड है। वो कैसे किया जाएगा, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये स्टॉक पाइल कहाँ जाएगा, अमेरिका के नियंत्रण में ही ईरान में रहेगा या किसी दूसरी कंट्री को शिप किया जाएगा, रशिया इसको संभालेगा, रूस को दिया जाएगा, ये मैकेनिज्म अभी भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन यूरेनियम के मामले पर समझौता हो सकता है, जो हम आपको बार बार बताते जा रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया अगले 60 दिन में नेगोशिएट की जाएगी, ऐसा संकेत है। सीज फायर समाप्त होने के बाद ईरान और अमेरिका के अधिकारी ये तय करेंगे कि ये जो इनरिच्ड यूरेनियम है इसको कहाँ भेजा जाए, कहाँ पहुँचाया जाए। दूसरा ये कि होर्मुज को खोलने पर ईरान सहमत है और अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटाएगा, लेकिन यहाँ भी तस्वीर साफ नहीं है कि ईरान होर्मुज पर अपना टोल, अपना नियंत्रण, अपनी व्यवस्था किस सीमा तक जारी रखेगा। लेकिन हाँ, वहाँ पर भी ईरान के रुख में थोड़ी नरमी दिखाई दे रही है। एक चीज़ जो ईरान को बदले में मिल सकती है इस डील में, वो ये है कि ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स दोबारा खुल सकते हैं, शुरू हो सकते हैं, जो प्रतिबंध के तहत हैं, जो सैंक्शंस के तहत रोके गए थे। तो अगर ये ऐसा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ेगी और इसीलिए तेल की कीमतों पर हमें दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। कितना तेल बेचने की छूट दी जाएगी, ये हमें देखना होगा कि सैंक्शन से क्या क्या रिलीफ मिलती है। इसके अलावा कुछ और प्रावधान हो सकते हैं, रीजनल लेवल के ऊपर जंग ना बढ़ाई जाए, सीज फायर को लंबे समय के लिए तैयार किया जाए। तो डील 10 से 14 पॉइंट की हो सकती है, मेमोरेंडम जैसा हो सकता है जिस पर साइन हो सकता है। ये संकेत शुरुआती तौर पर मिल रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 7 साल के बाद उत्तर कोरिया की यात्रा पर हैं। 2 दिन की उनकी यात्रा सोमवार को शुरू हुई है और आज खत्म हो रही है। उत्तरी कोरिया पर रूस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए शी जिनपिंग ने यह यात्रा की है। उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। सर, जिनपिंग की उत्तर कोरिया यात्रा महत्वपूर्ण क्यों है? बड़ी सुर्खी है। अगर आप ईरान और अमेरिका से अपना ध्यान हटाएं तो नॉर्थ कोरिया जाना शी जिनपिंग का एक बड़ा घटनाक्रम है, एशिया की दृष्टि से भी, ग्लोबल राजनीति की दृष्टि से भी। ये पहली विजिट है 7 साल में शी जिनपिंग की जिसमें वो नॉर्थ कोरिया गए हैं, और 2026 की ये पहली उनकी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। 2026 में वो पहली बार अपनी किसी विदेश यात्रा पर गए हैं और जिसमें उन्होंने एशिया पर अपना फोकस बढ़ाया है। काफ़ी भव्य स्वागत किया गया नॉर्थ कोरिया में शी जिनपिंग का। दोनों ने अपने न्यूक्लियर सैंक्शंस और बाकी चीज़ों से अलग हटकर
व्यापार पर, आर्थिक चीज़ों पर बातचीत की और इससे नॉर्थ कोरिया को आर्थिक तंत्र की मुख्य धारा में लाने का रास्ता खुलता है। चीन ने एक तरीके से नॉर्थ कोरिया के एज ए ट्रेडिंग पार्टनर, कारोबारी भागीदार के तौर पर जगह को मजबूत किया है। एक ट्रीटी भी हुई है जिसमें सिक्योरिटी लेयर भी है। ये माना जा रहा है, जो 1961 में एक ट्रीटी हुई थी बीजिंग और प्योंगयांग के बीच, उसी की स्मृति में ये ट्रीटी की गई है। तो कई सारे स्ट्रेटेजिक फैसले हैं जो इसके पीछे आने वाले समय में हो सकते हैं। नॉर्थ कोरिया को समर्थन देकर, आर्थिक मदद देकर शी जिनपिंग पूरे एशिया का जो संतुलन है, जो शक्ति संतुलन है, उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप पैटर्न देखें तो डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद पुतिन और फिर प्योंगयांग का दौरा, नॉर्थ कोरिया का दौरा, ये एक स्ट्रेटेजिक लाइन है जिस लाइन को इस साल शी जिनपिंग ने अपनी तरफ से दिखाया है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात कि चीन ये चाहता है कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह रूस पर निर्भर ना हो जाए, उसकी निर्भरता चीन पर भी रहे। तो नॉर्थ कोरिया में रूस का दखल सीमित करने की कोशिश भी एक तरह से चीन कर रहा है, जो कि एक दिलचस्प बात है। आमतौर पर रूस और चीन के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए अमर उजाला बोनस के साथ। मिलते हैं क्लियर कट में। नमस्कार।